जी सामने अस्सलाम वालेकुम। मस्त FM 103 मुल्तान का लाइव स्टूडियो में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी। जी सामने प्रोग्राम पेशे खिदमत है मेडिकल मैटर्स, और आज जुमेरात के दिन ताउन हासिल होता है हमारे साथ इस प्रोग्राम के लिए मुख्तार शेख हॉस्पिटल बनाने वालों का। मेडिकल मैटर्स में हमारे साथ मेहमान शख्सियत होती हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो अपने अपने शोबा ज़िंदगी में काम कर रहे हैं और हमारी सेहत से मुतल्लिक, आपकी सेहत से मुतल्लिक हमें आगाह करते हैं। जी सामने आज हमारे साथ डॉक्टर अदील अनवर बेग साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं आप, और मुख्तार शेख हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको मस्त FM 103 के लाइव स्टूडियोज़ में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान मुबारक का महीना है जी, और बिल्कुल खैर मुबारक, और रोज़ों का शेड्यूल है, आप तशरीफ़ लाए इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने आज ख़ासकर जो आज का टॉपिक रखा गया है वो बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में है। सबसे पहले तो क्योंकि 30 मार्च इसका दुनिया भर में बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डे का दिन मनाया जाता है, आप हमें इसके बारे में बताइए, ये बेसिकली मर्ज है क्या और ये दिन क्यों मनाया जाता है? अच्छा, दिन ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज 30 मार्च को जो है वो बड़े मशहूर एक पेंटर हुआ करते थे, विंसेंट वैन गॉग, उनकी आज तारीख़ पैदाइश भी होती है। उनकी वफ़ात के बाद जब उनको कहते हैं ना कि उनका एक केस स्टडी किया गया, क्योंकि उनकी वो पेंटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती थी कि उम्र के एक हिस्से में उनकी पेंटिंग एक मखसूस किस्म की होती थी, फिर एक मखसूस किस्म की उनकी वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती थी। जैसे अगर वो याद हो, अक्सर वो गोले गोले से उनकी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा होते थे, जो कि आर्ट का एक बड़ा वो बेशकीमत नमूना समझे जाते हैं। तो उनकी आज तारीख़ पैदाइश भी है, और उनकी वफ़ात के बाद जब उनकी ज़िंदगी को पर तहकीक की गई तो अंदाज़ा ये लगाया गया कि शायद उनको भी बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर था, जो कि उनकी पेंटिंग्स में नज़र भी आता था। अच्छा। तो इस वजह से जो है आज का दिन उनकी तारीख़ पैदाइश की मुनासबत से वर्ल्ड बाईपोलर डे के तौर पे मनाया जाता है, उनके साथ मंसूब कर दिया गया है। बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्या है, इसको अगर हम लफ्जी मायना ले तो बाय का मतलब दो, पोल्स का मतलब दो एक्सट्रीम्स हैं एक तरह से, और इफेक्टिव का मतलब होता है मिजाज या हमारा मूड जो है। सादा सी ज़बान में अगर बताएं तो होता यह है कि इसमें हमारे पास मिजाज के दो एक्सट्रीम्स आते हैं। एक जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन जिस तरह एकदम से किसी कोई तबीयत में उदासी, मायूसी, रोना, काम में दिल नहीं लगना, हर वक्त थकावट, जिस्मानी अलामत बहुत सारी है। अब आम हालात में और बाईपोलर डिसऑर्डर में फ़र्क क्या है कि देखें, जैसे अगर हमने कोई खुदा न खास्ता कोई गम की खबर सुन ली तो कोई 2, 4, 6 घंटे, 1-2 दिन हम थोड़ा सा उदास मायूस से रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम अपनी नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल मिजाज में वापस आ जाएंगे और अपनी लाइफ रवां दवां हो जाएगी। कोई खुशी की खबर सुन ली, कुछ दिन कुछ घंटे खुश रहेंगे, थोड़ी सी पार्टी कर लेंगे, ये कर इंजॉय कर लेंगे और फिर वापस अपनी नॉर्मल पर आ जाएंगे। बाईपोलर में क्या होता है कि इसमें एक तरह से बीमारी जो है ये फेजेस में चलती है, या तो एक डिप्रेशन का फेज आता है या डिप्रेशन का बिल्कुल ऑपोजिट जिसको हम कहते हैं कि मैनिक फेज आता है। डिप्रेशन का फेज क्या होता है कि जिसमें उदासी, मायूसी, रोना, काम में दिल नहीं लग रहा, थकावट, सुस्ती, खुदकुशी के ख्यालात, खुदकुशी का रुझान, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। कम से कम 15 दिन से ज़्यादा ये अलामात मुसलसल रहें, या कम से कम 15 दिन या उससे ज़्यादा, तो हम उसको वो मोमेंट डिप्रेशन कहते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात नॉर्मल हालत में भी ये हो सकता है कि इस तरह की कैफियत हो, ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा उसको डिसऑर्डर के तौर पर ही कहें। तो लेकिन बाईपोलर का एक फेज़, बाय का जो मैंने जिस तरह कहा कि जिसका मतलब दो है, एक पोल उसका या एक उसका जो चेहरा हमें नज़र आता है वो ये डिप्रेशन होता है। दूसरा इसका बिल्कुल मुतरादिफ होता है जिसको हम मेनिया कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इंसान के अंदर तेज़ी आई हुई होती है। वो डिप्रेशन का बिल्कुल उलट है, ताकत तवानाई ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कि उनको लगता है कि जी मैं 50 बंदों के साथ एक अकेला भी लड़ सकता हूँ, उनको भी मैं संभाल लूंगा। अग्रेसिव भी हो जाते हैं, बहुत तहाशा बातें शुरू कर देते हैं, ख्यालात बहुत तेज़ी तेज़ी से आना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं कि मेरे पास ये ताकत भी है, वो ताकत भी है, मेरे पास जो है वो इतना पैसा आ
गया है, फलाने से मेरी दोस्ती है, यारी है, उसके साथ बात करूंगा, अभी खड़े खड़े मेरा ये काम हो जाएगा। नींद की ज़रूरत बिल्कुल कम हो जाती है, ताकत तवानाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपने आप को एकदम से बहुत ज़्यादा, जिसको सादा सी उर्दू ज़बान में हम कहते हैं ना कि अपने आप को एकदम से बहुत कोई ऊंची चीज़ समझने लग जाते हैं कि मेरा इतने लोगों के साथ ताल्लुक़ है, या मैं खुद किसी एक बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच गया हूँ। हकीकत उसके बरक्स भी हो सकती है। बहुत तेज़ी से ख्यालात आ रहे होते हैं, तो लिहाजा वो बहुत ही दफ़ा में बहुत से काम शुरू तो करते हैं लेकिन उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। आम जुबान में हम इसको डींगे मारना भी कह सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना। वो थोड़ा सा वो देखें, डींगे हम हर लेवल पे कोई ना कोई इंसान मार ही रहा होता है थोड़ी बहुत, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा एक मुसलसल 24 घंटे नजर आ रही होगी इसके अंदर नॉर्मल फैक्टर है। बिल्कुल, कि वो जो है ना बिल्कुल सुबह शाम वो इसी एक कैफियत में होंगे। फिर उसमें ये होता है कि अक्सर बहुत ज्यादा वो माली नुकसान या खुदा न खासा अपने आप को जिस्मानी तौर पर या किसी और को बाज़ औक़ात जिस्मानी तौर पर भी वो नुकसान पहुंचा देते हैं। माली तौर पर यह है कि अब वो अपने हिसाब से बहुत तेजी में है और बड़ा वो अपने आप को एक सखी आदमी समझ रहे हैं। आज तनख्वाही पूरी तनख्वाह जो है वो सड़कों पे बांट कर आ गए और घर वालों को आगे उनके पास कोई जवाब नहीं है कि बस हो जाएगा। तो मतलब ठीक है, एक मिजाज होता है हर इंसान का मुख्तलिफ, लेकिन ये आपको नजर आ रहा होता है कि बाकायदा वो जो है ना इस तेजी में वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं अपने आप को भी और औरों को भी। सोच समझ के फैसला नहीं कर पाते। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि बिल्कुल वो जो है ना उनके सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत उस तरह नहीं होती। तो बाइपोलर बेसिकली ये दो एक्सट्रीम्स होती हैं कि जो हमें मिजाज की नज़र आती हैं, एक तरफ डिप्रेशन और एक तरफ जो है वो मेनिया का फेज़ जिसको कहते हैं। बाज़ औक़ात इसमें एक और फेज़ आता है जिसको हम हाइपोमेनिया कहते हैं। हाइपोमेनिया समझ लें कि वो जो ये पूरा तेज़ी में एक इंसान गया हुआ था उससे थोड़ा सा नीचे होते हैं। कुछ उनका नींद, ख्यालात, बातें ये सारी चीज़ें कुछ हमें कंट्रोल में नज़र आती हैं, लेकिन वो ज़रूरत से हट के हमें नज़र फिर भी आ रही होती हैं। तो अमूमन बाइपोलर की तशख़ीस तभी की जाती है कि जब हमें उसमें ये दोनों फेजेस नज़र आएँ, कि एक डिप्रेशन का फेज़ भी नज़र आए या एक मेनिया का फेज़ भी नज़र आए। फिर इसमें थोड़ी सी जिस तरह मुख्तलिफ जो क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, जैसे DSM है, ICD है, उनके क्राइटेरियाज हैं मिलते जुलते, लेकिन वो थोड़ा सा इनको मुख्तलिफ तरीके से तशख़ीस का अमल एक है, लेकिन उसमें वो थोड़ी सी कैटेगरीज जो हैं वो अंदर थोड़ी सी मुख्तलिफ आ जाती हैं। अरे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने बहुत डिटेल से बाइपोलर के बारे में बताया कि बेसिकली बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है क्या। अब हमें ज़रिए बताइए कि इसके कॉजेज़ क्या हैं इस डिसऑर्डर के। बाइपोलर जो है ये नफ्सियाती अमराज में, जिसको हम कहते हैं ना मौरूसी तौर पे या जेनेटिक तौर पे जो ट्रांसफ़र होता है, उसमें सबसे कॉमन डिसऑर्डर ये है। मतलब अगर ख़ानदान में किसी एक शख्स को, वालदैन में से मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी बच्चे का बाप हूँ और मुझे बाइपोलर है, तो आइंदा नस्ल में या मेरी नस्ल में इसके होने के चांसेस 7% जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिकली जिसकी प्री डिस्पोजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी। तो एक तो मौरूसी तौर पर है, फिर उसके अलावा इसमें बाज़ औक़ात जो है वो मुख्तलिफ अद्वियात वगैरह की वजह से भी बाज़ औक़ात ये चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। उसका अद्वियात के साइड इफेक्ट के तौर पे ये नज़र आ सकता है। उसमें से कुछ जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, कुछ और होती हैं, ज़रूरी नहीं है हर किसी को हो, और लेकिन ये बाज़ औक़ात उन अद्वियात की वजह से भी हो सकता है। बहुत सी दफ़ा में जो नशे का इस्तेमाल करते हैं लोग, ख़ास तौर पे चर्स हो गई, शराब हो गई, बाज़ औक़ात उसमें भी एक ये वजह बनती है कि जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। बहुत सी दफ़ा में क्या होता है कि कोई हालात वगैरह की वजह से हमारे मिजाज में उतार चढ़ाव शुरू होता है, और जिस तरह में हमने अद्वियात के बारे में बताया कि बाज़ औक़ात फिर वो उस दवाइयों के जब हम उनसे इलाज शुरू करते हैं तो बाज़ औक़ात उसकी वजह से ट्रिगर हो जाता है। बाज़ औक़ात इसका कोई ऐसा हमें रीज़न नज़र नहीं आता, ख़ानदान में भी कोई ऐसी किसी को बीमारी नहीं होती, और लेकिन ये फिर भी लोगों में हमें इसकी अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जनरली इसमें बहुत ज़्यादा ये देखा गया कि मौरूसी तौर पे ख़ानदान में ये हिस्ट्री मौजूद होती है, और अगर बाज़ औक़ात हम उसको बहुत तफसील से देखें उसमें, तो हमें ये ज़रूर नज़र आता है कि शायद बीमारी के तौर पे तो ख़ानदान में नहीं थी, लेकिन अलामात के तौर पे लोगों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें उसमें वो नज़र आता था। तो अमूमन इसका ताल्लुक जो है वो मौरूसी है। उसके अलावा कुछ उसमें एनवायरमेंटल या सब्सटेंस यूज़, जिसको नशे का इस्तेमाल कहते हैं, उसकी वजह से भी होता है, और बाज़ औक़ात जो है अद्वियात की वजह से भी हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या ये कॉमन है ये बीमारी? हाँ जी, नफ्सियाती अमराज में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है वो डिसऑर्डर है, और उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि नफ्सियात में सबसे कॉमन बीमारी जो है वो एक डिप्रेशन की आती है। और अमूमन
जो ममालिक जिस तरह अमेरिका, कनाडा वगैरह हैं जो DSM फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से जब भी किसी को डिप्रेशन की तशखीस की जाती है तो वो हमेशा उसमें ये कंसिडर करते हैं कि ये उसको कहते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर है ये, कि अभी इनको सिर्फ डिप्रेशन की एपिसोड आई है, लेकिन बहुत हद तक मुमकिन है कि आगे चल के इनको मज़ीद जो है वो इस तरह की एपिसोड आ सकती हैं। ICD में थोड़ा सा, या जो दूसरी क्लासिफिकेशन है उसमें मुख्तलिफ उसको तौर पे देखा जाता है कि डिप्रेशन को बिल्कुल अलग कंसिडर करते हैं और बाइपोलर से उसको बिल्कुल अलग करते हैं हिस्ट्री के हिसाब से। तो जितना मेरा ख्याल से डिप्रेशन कॉमन है, तो अगर कुछ मखसूस ममालिक जो एक ख़ास किस्म की क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं उसके हिसाब से देखें तो बाइपोलर और डिप्रेशन एक जितना कॉमन है। अगर जिस तरह जो ज़्यादातर ममालिक दूसरी क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो डिप्रेशन के बाद शायद सेकंड मोस्ट कॉमन, या डिप्रेशन एंजाइटी के बाद जो सबसे आम बीमारी नफ्सियात की है वो बाइपोलर ही होगी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कॉमन बीमारी है। एक सवाल मेरे जहन में और है कि ये कोई एज रिलेटेड भी होता है कि इसमें कि ये बच्चों में ज़्यादा, ख़वातीन में ज़्यादा या बुजुर्गों में ज़्यादा, इसकी एज इसके ऊपर इफेक्ट करती है? हर एज के लोग मर्दों में थोड़ा सा अमूमन इसका ज़्यादा मर्दों में देखा गया है ख़वातीन के मुकाबले में। दूसरा ये क्योंकि इसका मौरूसी तौर पे काफ़ी अमल दखल है इस बीमारी का, तो अमूमन 13 से 19 साल की उम्र के दरमियान बच्चों में वैसे भी कहा जाता है कि 50% जो नफ्सियाती अमराज होते हैं वो टीन एजेस में बच्चों में नज़र आने लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सी दफ़ा में ये बहुत यंग एज में, टीन एजेस में भी नज़र आने लग जाता है, बाज़ औक़ात थोड़ा सा लेट एज में भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज टीन एजेस में भी नज़र आता है। और अर्ली लाइफ में अमूमन इसके अलामात नज़र आने लग जाते हैं। अर्ली लाइफ से मुराद ये है कि 20 से लेकर 30-35 के दरमियान इसकी अमूमन अलामात जो हैं वो नज़र आने लग जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कमर्शियल ब्रेक है जी, उसके बाद हम वापस आएंगे और सिलसिला गुफ्तगू वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से ये मुनक़ता हो रहा है। जी सामईन कराम, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। मस्त FM 103 में आपके साथ इसरार चौधरी और प्रोग्राम है जी मेडिकल मैटर। और आज 30 मार्च है और वर्ल्ड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डे है, तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपने बताया अभी कि इसका जो है वो मैंने एज से रिलेटेड आपसे सवाल किया। एक सवाल बच्चों से मुतल्लिक भी मैं कर रहा हूँ कि ये बताइएगा कि बच्चों में ये रूटीन में पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, या एक कॉमन नहीं है? उसमें देखिए कि अमूमन जिस तरह अभी वो बात हो रही थी कि टीन एजेस में, या जो बच्चे 13 से 19 साल की उम्र के दरमियान होते हैं, उसमें अमूमन 50% जो नफ्सियाती अमराज हैं वो इस उम्र में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सी दफ़ा में शुरू में चीज़ें बच्चों के मामले में इस तरह क्लियर नहीं होती कि हम पहली ही एपिसोड पे या पहली ही दफ़ा में कोई चीज़ उनके साथ हो रही है तो हम कहते हैं कि जी इनको बाइपोलर हो गया है। बहुत सी दफ़ा में होता क्या है कि पहले वो बच्चे हमारे पास आते हैं तो एक डिप्रेशन में हमारे पास नज़र आते हैं। अब जब भी कोई बच्चा या बड़ा हमारे पास पहली दफ़ा डिप्रेशन में आता है, तो क्योंकि बाइपोलर में दोनों फेज आते हैं, डिप्रेशन भी होता है, मेनिया भी होता है, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये बैक ऑफ द माइंड में एज साइकेट्रिस्ट हमारे दिमाग में रहता है कि अच्छा ये डिप्रेशन का आज एपिसोड है, तो हमने नज़र ज़रूर रखनी है कि ऐसा ना हो कि कल को ये इनका मूड स्विच होके ये मेनिया में चले जाए। तो बहुत सी दफ़ा में जब बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं वो डिप्रेशन के साथ या इस तरह की अलामात के साथ आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात जिसको हम कहते हैं ना कि बच्चों में बहुत सी दफ़ा में अलामात की खिचड़ी सी बनी हुई होती है, अलामात इतनी वाज़ेह नहीं होती, तो उसमें यह होता है कि जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि जिन अलामात हमें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही होती हैं, जो तशख़ीस हमें ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होती है, हम उससे शुरू करते हैं। बाज़ औक़ात जिस तरह मेनिया का जो फेज़ होता है, तेज़ी वाला फेज़, जिस तरह हमने बताया कि जहाँ पे बातें करना, सोचने समझने की सलाहियत वो बेताशा बढ़ी हुई होती है, गलत फैसले हो रहे होते हैं, नींद की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होती, एनर्जी लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, पैसे बेतहाशा खर्च कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये फेज़ बड़ा क्लियरली हमें बच्चों में भी नज़र आता है, तो उस वक्त हम, क्योंकि वो पहला फेज़ पहली दफ़ा नज़र आ रहा होता है और उनकी एज होती है, तो बहुत सी दफ़ा में हम उसको वो मेनिया का फेज़ डायग्नोज करते हैं और बाज़ औक़ात उसको हम बाइपोलर का भी फेज़ कहते हैं। लेकिन बच्चों के मामले में थोड़ा सा डायग्नोसिस के मामले में हम कोशिश यही करते हैं कि हम जितनी चीज़ों को सादा रख सकें या सिंपल रख सकें
उतना हम रखें। तो अमूमन यह है कि हाँ, जो अगर उसका मैं बिल्कुल सिंपल सा जवाब दूं आपके सवाल का, तो बच्चों में भी कॉमन है, शायद बड़ों में ज़्यादा अमूमन नज़र आता है, लेकिन जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है बाइपोलर की, वहाँ पे बहुत यंग एज में भी बच्चों में इसकी अगर होता भी है तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो क्लियर होना शुरू होता है और क्लियर होता जाता है। लेकिन यह है कि अमूमन उसमें वो प्रोग्नोसिस के ऊपर फिर एक वो चीज़ आ जाती है कि जैसे बाज़ तहकीक से ये साबित है कि वो उनमें ये देखा गया कि अगर जितनी जल्दी एपिसोड आ जाए बच्चों में और जितना जल्दी उसका इलाज हो जाए तो आगे इस तरह की एपिसोड्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि बाइपोलर का एक खासा ये होता है कि अगर उसको हम ना ट्रीट करें या बहुत सी दफ़ा में ट्रीटमेंट के साथ भी वो हर साल 6 महीने बाद उसकी कोई ना कोई एपिसोड आती रहती है और उसके बाद वो ठीक है, बिल्कुल ठीक भी जाते हैं, लेकिन वो साल 6 महीने बड़े जो है वो फैमिली वालों के लिए टफ गुजरते हैं कि जब उनके ऊपर कोई एक फेज़ आ रहा हो। तो बाज़ तहकीक में ये देखा गया है कि अगर बहुत अर्ली इंटरवेंशन हो बच्चों में ये चीज़ें हों तो आगे एपिसोड्स के चांसेस कम हो जाते हैं। बाज़ में ये देखा गया है कि जितनी जल्दी अलामात आती हैं उतना इसका जो इलाज है वो और आगे चल के मुसलसल चलता रहता है और पेचीदा होता जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो फिर एक क्रॉनिक बीमारी की शक्ल ले लेता है कि जहाँ पे फिर मुसलसल दवाइयाँ वगैरह जो है वो हमें चलानी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, शुरू में आपने बताया कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है क्या, उसकी कुछ निशानियां आपने बताई हैं, क्या इसकी तशखीस का कोई और भी इलाज तरीकाकार है कि कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं या सिर्फ आप इसी जांचने का यही तरीका है? नहीं, इसका डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल ही है। सिर्फ क्लिनिकल से मुराद हमारी ये होती है कि हम अलामात के ऊपर ही जो क्लासिफिकेशन या डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो DSM हो या वो ICD हो, उसके हिसाब से उसमें अलामात के मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं कि जिन अलामात पे हम परखते या वो एक इवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि क्या हो रही हैं। हिस्ट्री बेस्ड ही इसकी सारी अलामात के ऊपर ही इसकी तशखीस होती है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि जिससे हम टेस्ट करवाने के बाद ये कर सकें कि ये बाइपोलर है या क्या है। काउंसलिंग से पता चलता है बेसिकली वो जिसको हम डायग्नोस्टिक इंटरव्यू या मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कहते हैं या एक क्लिनिकल इंटरव्यू कहते हैं, उसी से इसकी तशखीस होती है। उस तरह नहीं है कि जिस तरह बाज़ जिस्मानी बीमारियां होती हैं कि मिसाल के तौर पर अगर बुखार हो रहा है मुझे, तो आप उसमें मुख्तलिफ टेस्ट करवा के ये देख सकते हैं कि मुझे डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, कौन सा बुखार है, उससे वो क्लियरिफाई हो जाएगा। नहीं, ज़्यादातर नफ्सियात की बीमारियाँ बशमूल बाइपोलर, इनकी तशखीस जो है वो क्लिनिकल या वो सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड ही है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक मरीज जो इस डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है और मुख्तार शेख हॉस्पिटल में आपके पास तशरीफ लाता है, अब ये बताइएगा कि उसका ट्रीटमेंट कैसे आप करेंगे? बाइपोलर का जो इलाज है वो मखसूस किस्म की दवाइयों के साथ ही है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि बेसिकली इसमें हो क्या होता है कि हमारा मिजाज जो है उसमें बहुत उतार चढ़ाव चल रहा होता है। कुछ महीने बिल्कुल उदासी, फिर बजाय नॉर्मल आने के हम बिल्कुल एकदम से तेज़ी में चले गए या वापस उदासी में आ गए। हमारा मिजाज जो जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। उसकी सादा सी मिसाल जो हमेशा मेरे दिमाग में आती है वो क्या होती है कि अब जिस तरह हमें नया फ्रिज लेकर आते हैं तो जहाँ पर हम फ्रिज लेकर आते हैं उसके साथ हम एक और चीज़ लेकर आते हैं जिसको हम स्टेबलाइजर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में हमारी बिजली की रवानी जो है वो उस तरह मुसलसल नहीं है, तो उसको बचाने के लिए हम एक स्टेबलाइजर लगाते हैं कि ताकि जितनी भी वो बिजली में उतार चढ़ाव आता है वो उसको कंट्रोल में रखें। जहाँ पर तशखीस हमारी बाइपोलर की हो वहाँ पे फिर जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनको हम यूजली मूड स्टेबलाइजर कहते हैं। मूड स्टेबलाइजर से मुराद हमारी यही है कि जो मिजाज का उतार चढ़ाव है वो उसको जो है हम वो एक नॉर्मल स्टेट में रखें कि वो इतना ज़्यादा उसमें ना हो। फिर दूसरा उसमें इलाज का जो तरीकाकार है वो डिपेंड करता है कि जो पहली दफ़ा हमारे पास मिसाल के तौर पर आज स्प्रिंग क्लिनिक में या मुख्तार शेख हॉस्पिटल में हमारे पास कोई आते हैं मरीज़ और वो पहली दफ़ा आए हैं, मिसाल के तौर पे आज वो आए हैं, आज हमारी तशखीस उनकी डिप्रेशन की है और हिस्ट्री में या फैमिली हिस्ट्री में हमें कहीं ये नज़र नहीं आ रहा कि बाइपोलर की हिस्ट्री मौजूद है, या चलें अगर हमें नज़र आ भी जाता है, हमें पता भी है कि फैमिली हिस्ट्री है बाइपोलर की, लेकिन आज वो हमारे पास डिप्रेशन में आए हैं, तो बहुत सी दफ़ा में हम थोड़ा सा एक चांस लेते हैं फैमिली वालों को मुकम्मल तौर पे समझा के क्या ठीक है कि अभी ये इस तरह चीज़ें हैं, अभी सामने डिप्रेशन नज़र आ रही है तो इलाज हम डिप्रेशन का शुरू करेंगे, हम एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर रहे हैं, लेकिन नज़र हम ज़रूर रखेंगे कि ये हो सकता है कि इनका मूड स्विच हो और तेज़ी की तरफ जाए, तो फिर उस वक्त हम वो देखेंगे। बहुत सी दफ़ा में जहाँ पर अगर डायरेक्टली वो मेनिया में कोई अगर हमारे पास आता है तो उसमें हमारे पास जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं जिनको यूजली हम एंटी साइकोटिक्स कहते हैं, वही अद्वियात जो है वो एज फर्स्ट लाइन मूड स्टेबलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। कुछ अर्सा पहले तक कुछ और अद्वियात थी जो कि मिर्गी के इलाज में इस्तेमाल होती थी, वो भी मूड स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, अभी भी होती हैं और उनके बहुत अच्छे नताइज भी हैं। इसके अलावा एक और दवाई जो मूड स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होती है लिथियम, उसमें वो
जेनेरिक उसका होता है, वो बड़ी अच्छी दवाई है कि जिससे इलाज बाइपोलर का मुमकिन है। और उसमें बेसिकली जो थोड़ा सा दवाइयों के साथ हमने और नज़र रखनी होती है वो ये मिजाज के ऊपर रखनी होती है। बहुत सी दफ़ा में सिंगल एपिसोड है या पहली एपिसोड है, चाहे वो डिप्रेशन की है, मेनिया की, हमने उसको स्टार्ट किया तो उसके बाद हम एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करते हैं कि साल 6 महीने बाद जब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं तो हम कोशिश करें कि एक दफ़ा अगर हम दवाइयाँ बंद भी कर सकते हैं। अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है, अलामात नहीं कंट्रोल में आ रही, तो उसके हिसाब से हम साथ अद्वियात का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बज़रूरत जो दवाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फिर मुख्तलिफ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे मैंने लिथियम का नाम लिया, उसके साथ कुछ उसको शुरू करने से पहले कुछ हमें टेस्ट करवाने होते हैं। उसके हर महीने बाद या 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कुछ मखसूस टेस्ट हमें उसके साथ करवाने होते हैं ताकि उसका जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है या उसकी जो सीरम लेवल है या खून में जो उसकी मिकदार है उसको हम नज़र में रख सकें। लेकिन बाइपोलर का यूजली इलाज जो है वो अद्वियात से शुरू होता है और बहुत सी दफ़ा में उसमें काउंसलिंग या साइकोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, बाज़ औक़ात उसका भी बहुत अहम रोल होता है कि जिस तरह के डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में जिस तरह CBT का अपनी जगह रोल है तो वही बाइपोलर में भी है। मेनिया के लिए भी उसमें मखसूस किस्म की कुछ थेरेपीज़ वगैरह होती हैं, उसका भी जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, और आपने आज इतनी तफसील के साथ जो है वो हमें बताया। हम ये जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरे जहन में वो ये है कि आपने ट्रीटमेंट भी बताई कि मेडिसिन के जरिए इसकी होती है और इसके बाद इनका एक प्री इंटरव्यू समझ लें जिससे पता चलता है ये प्रॉब्लम है। क्या कोई एहतियात भी है, हो सकती है इसमें इस्तेमाल के, अगर किसी लम्हे इनिशियली पता चले कि यार ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस या ऐसी कोई एहतियात है जो इफेक्टिव हो सके या इसकी सिर्फ दवाई ही इलाज है? हाँ जी, ये बड़ा वो अच्छा एक आपका सवाल है। उसमें जिस तरह हम अगर किसी को इलाज जब शुरू कर भी रहते हैं तो उसमें हम साथ साथ उनको रिलैप्स प्रिवेंशन की चीज़ें बताते हैं। और बहुत सी दफ़ा में जिस तरह अगर ख़ानदान में किसी को बाइपोलर का मर्ज़ हो या उनका भी सवाल होता है कि हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं या कुछ। देखें, जो चीज़ें मौरूसी तौर पर हैं उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नशे का इस्तेमाल हम वो कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसकी तरफ ना जाएं, चाहे वो शराब हो, अपना किसी भी किस्म का कोई भी हो, हम उससे बचें। उससे एक तो थोड़ा सा वो प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। दूसरा ये कि अपनी रूटीन हम अच्छी रखें, सोने का उठने का हमारा टाइम फिक्स हो। दिन भर में कोई मखसूस हम अपने लिए रोज़ाना ना सही, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, लेकिन उसमें कुछ जिस्मानी वर्जिश हम अपनी ज़रूर रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाएं। तो अच्छा खाने से मुराद जो है वो कभी भी ये नहीं होता कि हमने कोई बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की डाइटिंग करनी है या कुछ। हेल्दी खाएं, जो मौसमी फल हैं, जो मौसमी सब्जियां वगैरह हैं या जो भी मौसम की चीज़ें हैं, घर में चीज़ें जो पकती हैं अमूमन उनका हम इस्तेमाल करें। कच्ची सब्जियां, फल, एक अच्छी हम डाइट जो है वो इस्तेमाल करें तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये कि बहुत सी दफ़ा में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में उस तरह नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल हर इंसान ही किसी ना किसी किस्म के स्ट्रेस में या टेंशन से गुजर रहा है, तो एक मखसूस हद तक तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें खुद भी अंदाज़ा होता है कि वो अब हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। चाहे वो चिड़चिड़ापन के तौर पे हमें नज़र आ रहा हो, चाहे हमारी नींद की खराबी से नज़र आ रहा हो, चाहे वो हमारा नशे की तरफ रुझान के तौर पर नज़र आ रहा हो, लेकिन हमें नज़र आ रहा होता है कि एक चीज़ अब मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो जब भी इस तरह की कोई भी आपको चीज़ लगती है कि आपने अपने एंड से हर तरीके से कोशिश करके देख ली और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो मेरा ख्याल से रब्ता किया जाए, डॉक्टर से बिल्कुल रब्ता किया जाए। उसके लिए मुख्तार शेख अस्पताल मौजूद है, हमारा स्प्रिंग क्लिनिक मौजूद है, यहाँ पे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हम सब आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और इंशाल्लाह उसमें जो भी जिसको हम कहते हैं ना कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है और हम उसी के हिसाब से आपकी बेहतरीन रहनुमाई इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आइंदा हम किसी प्रोग्राम में आपसे मजीद इसी डिटेल लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी साहब इकराम, ये था आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज क्लियर हो गया होगा कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्या है और आज इसका दुनिया भर में 30 मार्च को वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इसरार चौधरी को इजाज़त दीजिए। किसी अगले नए प्रोग्राम में आएंगे और मेहमान शख्सियत के साथ आपकी सेहत के हवाले से। टेक केयर। अल्लाह निगहबान।